प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल आपका क्या कहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा एक्स अक्ष के समांतर है। तरंग संचरण की दिशा क्या होगी? विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलाम और आवृत्ति हमारे पास 50 मेगाहर्ट्ज है। तो विद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के जो ध्रुवण की दिशा है वो कैसी है? एक्स अक्ष के समांतर है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होगी? उसकी दिशा होगी कैसी होगी? एक्स अक्ष के अनुदिश होगी। और उसने क्या क्या दे रखा है इसमें? इसमें दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम कैसे लिखा जाएगा? E0 से। E0 हमारे पास कितना है? 120 न्यूटन प्रति कूलम। आवृत्ति न्यू कितनी है? 50 मेगाहर्ट्ज। इसको हम क्या करेंगे? हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। मेगा हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 10⁶ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कितनी आवृत्ति हो जाएगी? ये न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 50 × 10⁶ हर्ट्ज, या हम इसको यूं लिख देंगे 5 × 10⁻7 हर्ट्ज। अच्छा, जब तरंग एक्स अक्ष की दिशा में जा रही है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो वाई अक्ष की दिशा में होगी, और हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारे पास जेड अक्ष की दिशा में होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का समीकरण क्या आएगा? देखिएगा, समीकरण हमारे पास आएगा वो क्या होगा? E इज इक्वल टू E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। किस अक्ष पे जाएगी? ये वाई अक्ष पे जाएगी। तो वाई अक्ष के अंदर हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? जे। ये हमारे पास रहेगा समीकरण। अब हमारे पास वैल्यू किसकी है? E0 की है, ओमेगा की नहीं है और के की नहीं है। तो नाउ ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू का मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 3.14 होती है, और न्यू की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻7। 5 × 2 कितना हो गया हमारे पास? 10 हो गया। तो 10 × 3.14 × 10 कितना रहा हमारे पास? 7। तो 10 की एक घात उधर बढ़ जाएगी। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁸ रेडियन प्रति सेकेंड। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे इसमें हम वैल्यू के की। ना के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 3.14 इंटू 10⁸ और सी हमारे पास क्या होती है? सी होती है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल हमारे पास कितनी है? 3 इंटू 10⁸ 10⁸ से क्या हो गया? 10⁸ चला गया। तो k इज इक्वल टू कितना निकला? 3.14 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 1.046 मीटर इनवर्स। तो 6 यहां से हटा देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1.05 मीटर इनवर्स। अब के और ओमेगा की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दी जाएगी, साथ में वैल्यू किसकी रखी जाएगी? E0 की रखी जाएगी। तो हमारे पास जो समीकरण आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? E इज इक्वल टू E0 हमारे पास कितना है? 120 साइन के एक्स 1.05x
माइनस ओमेगा टी। ओमेगा कितना है? ओमेगा हमारे पास है 3.14 इंटू 10⁸। वहां जगह नहीं, यहाँ टी लिखे देते हैं, टी। और टी हो गया हमारे पास। बाहर हमारे पास क्या रहेगा? यूनिट वेक्टर जे रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में हमारे पास? बाई अक्ष की दिशा में है। तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ये रहेगा बेटा, E इज इक्वल टू 120 साइन 1.05x माइनस 3.14 इंटू 10⁸ टी। और बाहर कितना रहेगा हमारे पास? जी रहेगा। तो ये रहा आपका वैद्युत क्षेत्र का समीकरण। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की गुणात्मक व्याख्या कीजिए और दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए और परिपथ में धारा का अधिकतम मान क्या होगा। किसी चालक का जब ताप बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध में क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि ताप हमारे पास T°C बढ़ा दिया जाए, 0°C पर हमारे पास प्रतिरोध R0 हो और T°C पर प्रतिरोध हमारे पास RT है और प्रतिरोध ताप गुणांक हमारे पास अल्फा है, तो हमारे पास समीकरण आता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो RT मतलब हमारे पास क्या है? T°C पर प्रतिरोध। R0 0°C पर अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक और टी हमारे पास क्या है? टी हमारे पास है ताप। तो स्पष्ट हो गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास चालक तार होगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल में कह रहा है कि दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए और धारा का अधिकतम मान क्या होगा। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले एक सेल का विद्युत वाहक बल हमारे पास क्या है? ई है। दूसरे सेल का कितना है? ई है। तीसरे सेल का कितना? ई है। और तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? ई प्लस ई प्लस ई कितना हो गया हमारे पास? 3। सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में होगा। परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आर। दूसरे का कितना है? आर। तीसरे का कितना है? आर। 3R हो गया। इन सेलों के साथ में जो बाह्य प्रतिरोध है वो भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 3R प्लस R हो गया। कुल विद्युत वाहक बल हमारे पास कितना रहा? 3 रहा। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना रहा? 3R प्लस R रहा। अब निकालेंगे परिपथ में धारा। I बराबर क्या रहेगा? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो I इज इक्वल टू 3E अपॉन 3R प्लस R। ये रहेगी परिपथ की धारा। अगर अधिकतम धारा की बात की जाए, अधिकतम धारा के लिए
धारा अधिकतम हो तो सीधी सी बात है सेलों का आंतरिक प्रतुत कितना होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, कम से कम का मतलब शून्य हो जाना चाहिए। यदि ठीक तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, स्मॉल आर को नगण्य मान लेंगे। स्मॉल आर नगण्य का मतलब कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आर प्लस 3r कितना हो जाएगा, आर प्लस 3r हो जाएगा हमारे पास आर प्लस 3 × 0। तो हमारे पास कितना रहा, आर रहा। तो कहने का मतलब हमारे पास ये है कि सेलों का आंतरिक प्रतुत क्या होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो आई मैक्सिमम हमारे पास क्या रहेगा, आई मैक्सिमम हमारे पास रहेगा 3e अपॉन क्या रहेगा, आर रहेगा। तो अधिकतम धारा के लिए हमारे पास आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 3e अपॉन आर। ये रही आपकी अधिकतम धारा, ये रही धारा। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की, देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा अवयव डेल्टा एक्स आई मूल बिंदु पर स्थित है। अवयव में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। अवयव के कारण बाई अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा जबकि डेल्टा एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास ये धारा अवयव किस पे स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, और इधर हमारे पास क्या है, वाई अक्ष है। कितनी दूरी पर, 0.5 मीटर की दूरी पर। तो इधर हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा एक्स रहेगा, और ये डिस्टेंस कितनी रहेगी हमारे पास, 0.5 मीटर की रहेगी। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, डेल्टा एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर। आई का मतलब किस पे, एक्स अक्ष पे है, और ये हमारे पास कौन सा है, वाई अक्ष है। इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अक्षों के बीच कोण कितना होता है, 90 का होता है। तो इधर देखिएगा हमारे पास 10 एम्पियर की धारा है। आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा, 10 एम्पियर। धारा अभी अब डेल्टा एक्स है, इसको हम यहाँ पे डेल्टा एल मान लेते हैं। तो डेल्टा एल बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। दूरी कितनी है, 0.5 मीटर की। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 0.5 मीटर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास क्या है, डेल्टा वी हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिएगा डेल्टा वी हम क्या लगेंगे, बायो सेवर्ट के नियम से। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिएगा μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। आई की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻²। थीटा हमारे पास कितना है, 90 है, साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 0.5 का स्क्वायर। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, 10 गुणा 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी रही हमारे पास, 1 मतलब 1, और इधर देखो 10⁻⁻7 और 10⁻⁻2 कितना हो गया, 10⁻⁻9, और इधर 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 0.5 इंटू 0.5 ये हो गया 0.25। तो ऊपर हमारे पास क्या रहा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 10 गुणा 10⁻⁻⁹ और नीचे 0.25 को हम क्या ले सकते हैं, 25 गुणा 10⁻⁻²। तो डेल्टा वी बराबर हमारे पास हो जाएगा 10/25 गुणा 10⁻⁻9 और 10⁻²,
25 से काट दीजिएगा, कितनी बार कट जाएगा, 0.4 बार। डेल्टा V इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना 7। तो डेल्टा V इज इक्वल टू पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, तो 4 गुणा 10 पे घात माइनस का कितना 8। मात्रा क्या रहेगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र 0.5 मीटर की दूरी पर। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दे रखा है कि एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 6.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 21 जूल है। इससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो हम गतिज ऊर्जा को लिखते हैं के से। के बराबर कितना बेटा हमारे पास 6.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 21 जूल। यहाँ जरूरत किसकी पड़ेगी, हमें न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की भी पड़ेगी। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। तो कहता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास लग जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m k, जहां h हमारे पास क्या है, h प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे जो दे रखी है वो दे रखी है h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34। तो हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 अपॉन अंडर रूट 2। m की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27, और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 6.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 21। तो हमारे पास क्या बचता है, लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 अपॉन अंडर रूट क्या रहा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 इंटू 6.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 21। घातें सेपरेट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 6.7 10 पे घात माइनस 27 और माइनस 21 कितने हो गए 10 पे घात माइनस की 48। जो घातों का जो वर्गमूल लिया जाता है, तो घातें क्या हो जाती हैं, वर्गमूल में आधी हो जाती हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू ऊपर कितना रहेगा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 अपॉन अंडर रूट में क्या रहेगा 2 इंटू 1.6 कितना हो गया 3.2 इंटू 6.7 और 10 टू दी पावर माइनस 48 मतलब 10 पे घात माइनस 48 का जब वर्गमूल लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पे घात माइनस का 24। 10 पे घात माइनस 24 कहाँ भेज दें ऊपर, नीचे किसकी है माइनस की, ऊपर किसकी हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 और ये ऊपर पहुंच जाएगा कितना हो जाएगा 10 पे घात प्लस का 24 और नीचे अंडर रूट 3.2 इंटू 6.7। तो लैम्डा इज इक्वल टू ऊपर कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 अपॉन अंडर रूट, इनका गुणा करने पे आ जाएगा 21.44। अब हम क्या करते हैं 21.44 का ले लेते हैं वर्गमूल। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 और इसका ले लेते हैं वर्गमूल, इसका वर्गमूल आ जाएगा 4.63। अब क्या करेंगे हम 4.63 का भाग लगा देंगे 6.6 में, ये इससे कितनी बार कट जाएगा 1.425। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.425 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1425 एंगस्ट्रॉम। ये रही आपकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य न्यूट्रॉन की। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को
2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है, मतलब वोल्टेज कम कर रहा है, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 5000 है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है, निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और निवेशित शक्ति। क्या क्या दे रखा है? जो वोल्टता दे रखी है संचरण लाइन की, बीपी बराबर कितना हमारे पास है, 2200 वोल्ट। बीएस कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं, 5000 फेरे हैं। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हमारे पास एनपी कितने दे रखी है, एनपी दे रखी है 5000 फेरे। क्या पूछ रहा है, एनएस पूछ रहा है। ठीक, दक्षता 90% दे रखी है, ईटा इज इक्वल टू 90%। 90% का मतलब 90/100, 0 0 चला गया, ईटा की 9/10। तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, पी आउटपुट 8 किलो वाट। 8 किलो वाट हम वाट में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 8 गुणा 10⁻³ वाट। तो क्या पूछ रहा है, पी इन, मतलब निवेशी शक्ति पूछ रहा है। सबसे पहले एनएस पूछ रहा है, हमारे पास क्या होता है, बीएफ फॉर्मूला होता एनएस बटे एनपी बराबर वीएस बटे बीपी। तो एनएस बराबर हो जाएगा एनपी, और इधर वीएस अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, बीपी। तो एनएस इज इक्वल टू द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। एनपी हमारे पास कितना, एनपी हमारे पास है 5000 फेरे। बीएस 220 वोल्ट, बीपी कितना है 2200 वोल्ट। 220 बटे 2200 वोल्ट, 0 से 0 चला गया, 10 बार चला गया, 10 से ये चला गया, तो एनएस हमारे पास कितना आ गया, 500 फेरे आ गए। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी रही हमारे पास, 500 फेरे। अब कहता है निवेशी शक्ति पी इन पूछ रहा है, तो दक्षता होती है ईटा इज इक्वल टू पी आउट, मतलब निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, पी इन। ईटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ईटा की वैल्यू है 9/10। पी आउट कितना है, 8 गुणा 10⁻³ और बटे हमारे पास क्या निकालना, पी इन निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू पी इन इज इक्वल टू 8 गुणा 10⁻³ गुणा कितना हो जाएगा 10। तो पी इन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10⁻8 गुणा 10⁻, कितना हो जाएगा 4 और बटे 9। तो हमारे पास जो निवेशी शक्ति रहेगी वो 8 गुणा 10⁻4 बटे 9 वाट रहेगी। इसको हम किलो वाट में कन्वर्ट करना चाहें तो पी इन इधर हम कितना कर देंगे, 80/9 गुणा 10⁻3, 10⁻3 हट जाएगा तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 80/9 किलो वाट। तो ये रही हमारे पास, क्या रही, निवेशी शक्ति। और निवेशी शक्ति हो गई हमारे पास, ये रही द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी रही हमारे पास, 500 रही। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 3 गुणा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अविलंबवत आपतित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। तो क्या दे रखा है, तरंग दैर्ध्य दे रखी है, लैम्डा बराबर हमारे पास कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम बदलेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा, 6000 गुणा 10⁻⁻10, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 गुणा 10⁻⁻7 मीटर।
और झिर्री की चौड़ाई ई इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। इसको किस में बदलेंगे मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा 3 गुणा 10⁻⁻⁶ मीटर। तो कहता केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर हो जाती है कितनी 2 लैम्डा अपॉन ई। 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 गुणा 10⁻⁻⁷। ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 गुणा 10⁻⁻⁶। 3 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा। ऊपर कितना रहा 4 गुणा 10⁻⁻⁷ और नीचे हमारे पास कितना रहा 10⁻⁻⁶। और 10⁻⁻⁶ कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो बराबर हमारे पास रहेगा 4 गुणा 10⁻⁻⁷ गुणा 10⁻⁶। तो 4 गुणा 10⁻⁻1 तो इधर हमारे पास क्या रहेगा 0.4। कोणीय चौड़ाई किस में आती है रेडियन में। तो ये रही आपकी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रणालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और इसमें 2000 फेरे हैं। प्रणालिका में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है। प्रणालिका के भीतर इसके केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए इसकी लंबाई कितनी दे रखी है लंबाई दे रखी है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा 80 गुणा 10⁻²⁵ मीटर। इसमें फेरों की संख्या कितनी है 2000 फेरे हैं तो कैपिटल एन बराबर हमारे पास कितना है 2000 फेरे। इसमें प्रवाहित धारा हमारे पास कितनी है प्रवाहित धारा हमारे पास है 10 एम्पियर। आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 10 एम्पियर। तो कह रहा है कि इसके केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है हमारे पास V इज इक्वल टू μ0 स्मॉल एन आई। स्मॉल एन का मतलब होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। टोटल एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है हमारे पास कैपिटल एन है तो स्मॉल एन क्या हो जाएगा स्मॉल एन हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल। बट एन अपॉन एल इंटू आई। अब हम वैल्यू लगा देते हैं μ0 की वैल्यू कितनी होती है μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कैपिटल एन हमारे पास कितना है 2000। एल की वैल्यू कितनी है 80 गुणा 10⁻⁻² और आई की वैल्यू कितनी है आई की वैल्यू है 10 एम्पियर। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। V इज इक्वल टू 10 से कितनी बार 8 बार 4 से कितनी बार 2 बार 2 से कितनी बार 1000 बार। तो हमारे पास क्या रहा पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू हमारे पास कितना रहा 1000 अपॉन कितना रहा 10⁻²। 10⁻² ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा
तो v इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.14 इंटू 10⁻⁻7 और 1000 को क्या लिख देंगे 10⁻³ और इंटू 10⁻+2 नीचे वाला जाएगा ना माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.14 10⁻⁻7 इंटू 10 कितना प्लस का 5 तो v इज इक्वल टू हमारे पास रहा 3.14 इंटू 10⁻⁻2। चुंबकीय क्षेत्र है मात्रा क्या रहेगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका प्रणालिका के भीतर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक अन्य वीडियो में कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए होंगे। यदि ये न्यूमेरिकल्स आपकी समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।